इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन सीट। यानी इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है जिसमें हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट चार्ज वायर। एक चार्ज वायर की वजह से हमने देखा था कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा प्लेन सीट की वजह से। ठीक है, यूनिफॉर्म प्लेन सीट आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि मान लो ये एक सीट है, ठीक है, ये आपकी चार्ज सीट है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। और पहले क्या था, पहले एक वायर था, दोनों को ऐसे कंपेयर कर लो। जो इससे पहले वाली वीडियोस में हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला ड्यू टू अ इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर, मतलब ये एक सिंगल वायर है, इसकी वजह से निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इस बार निकालना है सीट की वजह से, तो दोनों में फर्क समझ आ गया। ये पॉजिटिवली चार्ज सीट है हमारी, ठीक है, ये आपको शेप दिख रही है, इस शेप की पॉजिटिवली चार्ज सीट है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर आइडिया हो गया, तो वही हम करने वाले हैं। तो पहले कंसीडर अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज विद यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। आपको पता है, आपने लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ी थी, सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ी थी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पढ़ी थी। अब चूंकि ये एक सीट है तो इसकी क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। क्लियर है, जैसे वो लॉन्ग वायर था उसकी क्या थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी थी, तो इसकी क्या होगी मेरे भाई, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। इन्होंने जो जो बोला है मान लेते हैं। कंसीडर अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट, इन्होंने बोला है कि एक पतली सी, इसे पतली सी मान लिया, थिन इनफाइनाइट, हालांकि ये फाइनाइट है लेकिन इनके अकॉर्डिंग क्या है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब ऊपर तक ये बढ़ती जाएगी, नीचे तक बढ़ती जाएगी। क्लियर है, तो आप ऐसे मान के चलो कि ये इनफाइनाइट है। हालांकि जो मैं पकड़ा हुआ हूं ये सीट, ये कैसी है, फाइनाइट सीट है, क्योंकि ये तो एंड हो गया ना यहां पर और यहां पर, लेकिन जो ये मान रहा है वो मान रहा है इनफाइनाइट, यानी कि ऊपर तक भी ये भी जाएगा, नीचे तक भी जाएगा। क्लियर है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी मानी है, सिग्मा पढ़ लो। कंसीडर अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट, ठीक है भाई, मान ली, विद यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता था, आपको याद है ना, चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि ये पूरा एरिया है, इसके छोटे से पार्ट में पर यूनिट एरिया में जितना चार्ज होगा उसे हम बोलते थे सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्लियर हो गया, यानी पर यूनिट एरिया में, ये तो एरिया काफी ज्यादा बड़ा है ना, आप देख पा रहे हो, इसके छोटे से एरिया में पर यूनिट एरिया में जितना भी चार्ज होता है उसे हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे डिनोट कर रहे हैं हम सिग्मा से। आगे बढ़ते हैं। We wish to calculate its electric field at point P। हमारी विषय कि हम इस सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, कहां पर, पॉइंट P पर। अब ध्यान से समझना, जो ये सीट है वो ऐसे रखी हुई है, ठीक है, 3D डायग्राम में ध्यान से समझना, ये क्या है, सीट है जो ऐसे रखी हुई है। ओके, मैंने यहां पर रख ली। अब ये बोल रहा है कि इस सीट की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट P पर, यानी सीट यही है मेरे भाई, ध्यान से समझ लो। देखो सीट यही है, एक है पॉइंट P यहां पर और एक है पॉइंट P यहां पर, ठीक है। इस सीट की वजह से, जो कि इनफाइनाइट सीट है, ठीक है, इनफाइनाइट सीट है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, इस वाली सीट की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट P, यानी इस सीट की वजह से इस पॉइंट पे और इस सीट की वजह से इस पॉइंट पे, दोनों तरफ होगा क्योंकि थिन सीट है, पॉजिटिवली चार्ज है। क्लियर है, डायग्राम मैंने बना दिया, ध्यान से देख लो डायग्राम। सीट ऐसे रखी हुई है, वो ये सीट है, जो डायग्राम में बनी हुई है वो ये सीट है। क्लियर है, अब इसकी वजह से पॉइंट P यहां पर है, तो ये हमारी सीट है, इसकी वजह से पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वेरी गुड। और इधर भी पॉइंट P है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्लियर है मेरे बात यहां तक भाई, कोई दिक्कत, यानी थिन सीट है, इसकी वजह से इधर भी पॉइंट P है और एक इधर पॉइंट P है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कोई डाउट, आगे बढ़ते हैं। जो कि कितनी दूरी पर है, एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट, जो कि सीट से r डिस्टेंस पर है, यानी ये सीट है, पॉइंट P आपका यहां से r दूरी पर है, पॉइंट P आपका यहां से r दूरी पर है, जिस पर कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। बिल्कुल क्लियर है। अब बात आती है कि सर आप कहोगे कि आपने ये क्यों बनाया है डायग्राम, ठीक है, ये डायग्राम एक्चुअली में ऐसे था कि आपके पास एक सीट है, आपके पास एक सीट है, इस सीट की वजह से, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, जो कि कैसी चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, जो कि आपको दिख रही है। ओके मेरे भाई, पॉजिटिवली चार्ज सीट है, एक पॉइंट P है जो कि r डिस्टेंस पर है इधर, एक पॉइंट P है जो कि r डिस्टेंस पर है इधर। लेकिन हमें पता है कि जब भी हम कहीं पर क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, और हमें गॉस थ्योरम लगानी हो, आप लोगों ने गॉस थ्योरम पढ़ रखी होगी, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो सर्च करो गॉस थ्योरम भाई मास्टर जी फिजिक्स वाले, ठीक है, वहां उस वीडियो को देखने के बाद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आपको पता होगा, मैं मान के चल रहा हूं अगर यहां तक आप आए हो इस टॉपिक तक, कि जब भी आपको किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोलूंगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वर्ड यूज करूंगा, कि जब भी आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होता है तो आपको गॉसियन सरफेस चाहिए होता है। कैसा सरफेस चाहिए होता है, गॉसियन सरफेस। तो यहां पर हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया है, इसीलिए चार्ज को हमने क्या किया, इनक्लोज्ड कर लिया, किसमें, गॉसियन सरफेस में। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं है ना, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बता देना मेरे भाई। क्लियर है, तो आगे बढ़ता हूं मैं। अब हमें आगे बोला गया है कि बाय सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड E पॉइंट आउटवर्ड नॉर्मल टू द सीट, ऑल्सो इट मस्ट हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन एट 2 पॉइंट P एंड P डैश इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सीट एंड
ऑन अपोजिट साइड। देखो ध्यान से समझना, जो ये वाली लाइन मैंने पढ़ी है इसका मीनिंग क्या है। ये आपकी प्लेन शीट है, आपका एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है। अब दोनों अगर सेम डिस्टेंस पर है तो बोल रहे हैं कि दोनों ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। वो तो ऑब्वियसली होगा भाई, सेम शीट है यानी चार्ज सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बदलेगा नहीं। तो इस सीट की वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस सीट की वजह से इस वाले डायरेक्शन में पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। यही बात उन्होंने बोली है, बाय सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी आउटवर्ड नॉर्मल टू द सीट। जो ये बोला है ना पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटवर्ड होगा, तो ऑब्वियसली होगा, ये पॉजिटिव सीट है, ठीक है। इसकी वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड। क्लियर है ना, इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, तो वही बोला है बाय सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड ई पॉइंट आउटवर्ड नॉर्मल टू द सीट, बिल्कुल करेगा। पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा, नॉर्मल टू द सीट क्यों बोला है, देखो सीट ये रही और वो कैसा है, ऐसे करके है, तो परपेंडिकुलर है कि नहीं है, 90 डिग्री पर है, तो ये कैसा है, परपेंडिकुलर टू द सीट, सीट के परपेंडिकुलर। बिल्कुल क्लियर है, ओके। इट मस्ट हैव सेम मैग्नीट्यूड, भाई बिल्कुल होगा मैग्नीट्यूड सेम, क्योंकि सीट एक है, सेम डिस्टेंस पर है दोनों पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैग्नीट्यूड में सेम होगा, बट डायरेक्शन में अपोजिट होगा, क्योंकि एक इस डायरेक्शन में जाएगा और एक इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। पॉइंट पी एन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सीट एंड ऑन अपोजिट साइड्स, और कैसे हैं, अपोजिट साइड्स पर हैं। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल डायग्राम माइंड में आ चुका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वी चूज सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड लेंथ 2r। हमने एक गॉसियन सरफेस चूज कर लिया जिसका एरिया ए है और जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, 2r है। 2r क्यों होगी मेरे भाई, क्योंकि देखो साफ साफ यहाँ पे बोला गया था कि ये आपका क्या था, आपकी ये सीट थी, आपकी ये मेरे भाई प्लेन सीट थी। क्लियर है। अब आपने खुद बोला था कि इस प्लेन सीट से ये वाला पॉइंट r डिस्टेंस पर है और ये वाला पॉइंट भी r डिस्टेंस पर है, दोनों पॉइंट r डिस्टेंस पर थे। ये भी कितनी दूरी पर था, r डिस्टेंस पे, ये भी कितनी दूरी पर था, r डिस्टेंस पे, ठीक है। आपने ये बात पहले क्लियर की थी कि भाई ये वाला पॉइंट जो है सीट के इधर वाला पॉइंट भी r डिस्टेंस पे, सीट के इधर वाला पॉइंट भी r डिस्टेंस पे। तो आप खुद बताओ, जब आप यहाँ पे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाओगे तो कितने डिस्टेंस का हो जाएगा, कितने लेंथ का हो जाएगा, r प्लस r। कितना हो जाएगा मेरे भाई, r प्लस r। इसलिए बोल दिया कि उस सिलेंडर की लेंथ जो है, या इसे हाइट भी कह सकते हो, कितनी है मेरे भाई, 2r है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। वी चूज सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड लेंथ 2r विद द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द सीट। वो तो हमने ले लिया कि उसकी एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर टू द सीट, यानी सीट ये है, सिलेंडर कैसा बना है, ऐसा ऐसा। क्लियर है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। एज द लाइन ऑफ फोर्सेस आर परपेंडिकुलर टू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस एरिया इज 0। जो लाइन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर है किसके, कर्व्ड सरफेस एरिया के, तो इसका मतलब है उसकी वजह से फ्लक्स 0 होगा। ध्यान से समझना, पहले क्या बात की थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, याद हो तो आपको, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या फिर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो या उनके बीच में एंगल 0 हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। अगर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स परपेंडिकुलर हो जाए किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर के, तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होता था। याद है ना क्यों होता था, क्योंकि कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या आता था, एक फॉर्मूला आता था कॉस थीटा आता था। थीटा क्या होता था, एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड एरिया वेक्टर। अब यहां ध्यान से समझना, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किधर निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो किस डायरेक्शन में होंगी, इस डायरेक्शन में। मानते हो नहीं मानते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर होंगी, इस डायरेक्शन में, क्योंकि भैया ये सीट है, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये होंगी। और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, जो ये सिलेंडर बनाया उसका कर्व्ड सरफेस एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, हाँ कि ना। तो आप देख पा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ है और एरिया जो है कर्व्ड सरफेस एरिया, अरे भाई देखो ना कर्व्ड सरफेस एरिया किधर होगा, बाहर की तरफ होंगे ना ये सारे एरिया, ये सारे किधर होंगे, बाहर की तरफ। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। यानी कहने का मतलब है जितना भी ये कर्व्ड सरफेस एरिया वाला पार्ट है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा, 0 होगा। रीजन आपके सामने है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना बनना है, 90। यानी कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो भी होगा वो एक तो इस वाले फेज की वजह से होगा, क्योंकि देखो इस वाले, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया में तो डायरेक्शन क्या था एरिया का, ऊपर की तरफ, कहां था, इस तरफ। लेकिन इस वाले पॉइंट पर जो ये वाला पॉइंट है इसका एरिया किधर होगा, बाहर की तरफ। तो इस वाले पॉइंट पे एरिया इस डायरेक्शन में होगा और इस वाले पॉइंट पे इस डायरेक्शन में होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही और एरिया का डायरेक्शन भी यही। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो सिर्फ और सिर्फ एंड वाले एरिया की वजह से होगा, ना कि कर्व्ड सरफेस एरिया की वजह से होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया की वजह से सारा का सारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी जो भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो किसके वजह से मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एंड पॉइंट की वजह से, एंड एरिया की वजह से। बिल्कुल क्लियर हो गया। आगे देख लेते हैं। आगे बोला है द फ्लक्स थ्रू द प्लेन एंड फेसेस ऑफ द सिलेंडर एज। जो फ्लक्स होगा कहां से, थ्रू द प्लेन एंड फेसेस। प्लेन एंड फेसेस मतलब क्या है, ये आपका सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस था, फिर से बना देता हूं, ठीक है। हमें पता चल गया कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कर्व्ड सरफेस एरिया की वजह से वो तो कितना है, 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि यहां पे सीट रखी हुई है,
क्योंकि यहाँ पे सीट रखी हुई है भाई, सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ और एरिया वेक्टर है सारे के सारे इस तरफ, तो 90 डिग्री होने की वजह से कर्व सरफेस एरिया की वजह से तो कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है नहीं। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ एक इस एरिया की वजह से और एक इस एरिया की वजह से। तो ठीक है, दोनों को मान लिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर कितना होगा? अब आपको पता है फॉर्मूला क्या होता था, ई ए कॉस थीटा। क्या होता था मेरे भाई? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा। यही तो होता था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब भी निकालते थे हम ई ए कॉस थीटा, आपको याद है ना। और थीटा क्या होता था? थीटा इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो अगर इस वाले फॉर्मूले को कर्व सरफेस एरिया में पुट करूं तो यहां पे तो जीरो आ रहा है सीधा सीधा, क्योंकि ई ए कॉस 90 और कॉस 90 क्या होता है? जीरो। जीरो इंटू ई ए क्या बन गया मेरे भाई? जीरो बन गया। यानी कि कर्व सरफेस एरिया की वजह से तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो आ गया। इस वाले की वजह से देखते हैं फॉर्मूला वही रहेगा ई ए कॉस थीटा, लेकिन यहां पर एंगल कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में? जीरो। क्यों जीरो है? क्लियर है ना, क्योंकि भाई ये वाला आपका सिलेंडर है, एरिया भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एंगल कितना हो गया? जीरो। और कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1। तो जब मैं यहां पुट करूंगा फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, क्या पुट करूंगा? ई ए कॉस थीटा। तो ई ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है यहां पे? जीरो। जीरो क्यों है मेरे भाई? क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो कॉस जीरो। और कॉस जीरो क्या होता है मेरे भाई? 1। तो ये आ गया ई ए। क्लियर है? यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो सिलेंडर के एंड पॉइंट पर होगा वो कितना होगा? ई ए होगा। बिल्कुल क्लियर है। तो यहां पे लिख दिया फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई ए प्लस ई ए। यानी इधर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ए, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ए। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? इसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है प्लस इसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, दोनों को ऐड कर दो। तो ई ए प्लस ई ए यानी फाई ई आ गया 2 ई ए। यहां तक बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरे भाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आया, ठीक है ना। थिन सीट थी, थिन सीट की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने से पहले हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना पड़ रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हमने देखा गॉसियन सरफेस बनाया, हमने गॉसियन सरफेस में देखा कर्व्ड सरफेस एरिया की वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है। जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इसमें एंड एरिया की वजह से है, और एंड एरिया की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आया वो हमारा निकल के आया ई ए प्लस ई ए यानी 2 ई ए। बिल्कुल क्लियर है? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आया ई ए। अब आगे देखते हैं चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। अब गॉस थ्योरम इसमें लगाएंगे हम। क्या लगाएंगे? गॉस थ्योरम लगाने वाले हैं। तो पहले हम पता करते हैं इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, यानी जो ये गॉसियन सरफेस है उसमें कितना चार्ज इनक्लोज्ड है। क्लियर है? अब एक बात बताओ, मैंने मान लिया इस पूरी सीट का एरिया ए। क्या मान लिया? पूरी सीट का एरिया ए। अब आप एक खुद बात बताओ कि अगर ये पूरी सीट का एरिया ए है और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी, यानी पर यूनिट एरिया में जो चार्ज है वो सिग्मा है, यानी एक यूनिट एरिया में अगर सिग्मा चार्ज है, छोटे से यूनिट एरिया में अगर सिग्मा चार्ज है तो पूरे एरिया में कितना होगा? मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली। अगर एक यूनिट का पता है आपको, पूरे टोटल का निकालना है, तो एक यूनिट में 2 कूलम, 2 यूनिट में 4 कूलम, 3 यूनिट में ऐसे मल्टीप्लाई करते चलो। तो सेम अगर छोटे से एरिया में सिग्मा कूलम है तो पूरे एरिया में कितना होगा? सिग्मा इंटू ए। क्लियर है कि नहीं? टोटल चार्ज कितना होगा? जितना बड़ा एरिया, एरिया बड़ा कर दो चार्ज ज्यादा हो जाएगा, एरिया कम कर दो चार्ज कम हो जाएगा, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई एरिया। वरना फॉर्मूले पे पहुंचो। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो फॉर्मूला क्या कहता था, याद हो तो आपको? फॉर्मूला हमारा कहता था मेरे भाई कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो क्या होती थी? याद करो, ये हमने पढ़ाया था। सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी होती थी कि भाई सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। होती थी नहीं होती थी? याद है सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर्मूला? तो यहां से अगर किसी को क्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? ए डिवाइड में तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिग्मा ए इक्वल्स टू क्यू। तो चाहो तो फॉर्मूले से याद कर लो और चाहो तो कॉन्सेप्ट को समझ लो। क्लियर है? यानी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? सिग्मा ए। यानी कि टोटल चार्ज जो होगा वो कितना होगा? सिग्मा ए। बिल्कुल क्लियर है? तो क्यू इक्वल टू कितना लिख दिया हमने? सिग्मा ए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहती है कि जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो कितना होता है? चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ही। अभी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला ई ए कॉस थीटा वाले फॉर्मूले से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा कितना निकल के आया वहां पर हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आया 2 ई ए। तो क्या मैं 5 ई की जगह 2 ई ए लिख सकता हूं? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स में क्या रिलेशन है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स और फ्लक्स में यही तो रिलेशन है कि फाई इक्वल्स टू होता है ई ए कॉस थीटा। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको रिलेशन तो पता होना चाहिए, तभी तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। क्योंकि आपको अल्टीमेट क्या निकालना है मेरे भाई? इस थिन चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को लाना तो पड़ेगा ना। तो फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन ऊपर मिल गया, फ्लक्स और चार्ज में रिलेशन यहां मिल जाएगा। तो इसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड बता पाएंगे। क्लियर है? फाई ई हमारा कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई एरिया। फ्लक्स कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई एरिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह लगा दिया 2 ई ए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू की जगह क्या लिखोगे? देखो 5 ई की जगह तो आ गया 2 ई ए, क्योंकि देखो 5 ई इक्वल्स टू कितना है? 2 ई ए। ये तो मैंने वहां से उठा लिया इक्वेशन 1 से। क्लियर है? अब बात करते हैं क्यू की जगह क्या आएगा। अब ध्यान तो समझो, क्यू इक्वल्स टू क्या है? सिग्मा मल्टीप्लाई बाई ए। तो क्या मैं क्यू की जगह सिग्मा मल्टीप्लाई बाई ए लिख दूं? किसी को कोई दिक्कत? डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज लिखा रहने दो। अब एक बात बताओ, तुम्हें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। साफ साफ दिख रहा है ना
क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ई, तो 2 को भी हटाना पड़ेगा, ए को भी हटाना पड़ेगा, तो ई इक्वल टू कितना आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आया, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। यानी आपके पास जो भी थिन प्लेन शीट है इनफाइनाइट, कैसी इनफाइनाइट प्लेन शीट, इस प्लेन शीट की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, कितना होगा मेरे भाई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एरिया से एरिया कट गया। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पता चली कि यहां पे हमारा साफ साफ दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें एरिया तो आया ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो दिखा ही नहीं। यानी कि जो हमारा एरिया है कम हो ज्यादा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हमने पॉइंट पी पर। क्लियर है, तो ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट याद रखना। तो जब भी कोई आपसे पूछे कि थिन प्लेन शीट है, इनफाइनाइट प्लेन शीट है, जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, बताओ उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो जवाब आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद रखना। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू कितना आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियरली ई इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन शीट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया आपका, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आया। इसको याद रखना है। साथ के साथ ये भी देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस पर भी डिपेंड नहीं कर रहा। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया थिन प्लेन शीट की वजह से, वो आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट तो परमिटिविटी थी और 2 तो कांस्टेंट है ही। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते टाइम आर की कोई भी बात नहीं की गई, यानी डिस्टेंस आया ही नहीं फॉर्मूले में। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आप कितनी दूरी पर निकाल रहे हो, थिन प्लेन शीट की वजह से डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। पहली बात, क्लियरली इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। क्लियरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा वो इंडिपेंडेंट है किसके, आर के, जो कि हमने डिस्टेंस लिया था कहां से, सीट से लेके उस पॉइंट तक का, फ्रॉम द प्लेन शीट। आगे इफ द सीट इज पॉजिटिवली चार्ज, अब इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट बता दिया है डायरेक्शन के बारे में, यहां तक बिल्कुल क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपको याद रखना है। क्लियर है, कुछ बातें और कर लेते हैं छोटी सी। इफ द सीट इज पॉजिटिवली चार्ज, यानी जो सीट थी आपकी, ये जो सीट ली थी आपने जिसकी वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था पॉइंट पी पर, क्या निकाला था, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। अगर ये आपकी पॉजिटिव है, अगर ये आपकी कैसी सीट है मेरे भाई, पॉजिटिव सीट है, तो क्या बोल रहा है, अगर पॉजिटिव सीट है तो द फील्ड इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अवे होगा, तो ऑब्वियसली होगा। खुद समझ लो ना, ये कैसा पॉजिटिव, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होता है, जो इस पॉइंट पर फोर्स लगेगी, ये पॉजिटिव है, किसी भी पॉइंट पर कितनी फोर्स लगेगी इस बात को कैलकुलेट कैसे करते थे, उस पॉइंट पर पॉजिटिवली टेस्ट चार्ज को लाते थे। अब एक बात बताओ, ये पॉजिटिव और इस पॉइंट पे आप लेकर आए पॉजिटिवली टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर ये पॉजिटिव प्लेन शीट है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट पी पर वो डायरेक्टली आउटवर्ड होगा, ऑब्वियसली होगा। ठीक है भाई, पहली बात क्लियर हो गई। दूसरा इन्होंने बोला है कि अगर ये सीट पॉजिटिव ना होके नेगेटिव हो, अगर ये सीट मेरे भाई पॉजिटिव ना होके क्या सी हो, नेगेटिव सीट हो, तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द सीट होगा। क्योंकि देखो ये नेगेटिव, किसी भी पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज रखोगे, पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्ट होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द सीट होगा। तो वही बोला है, इफ द सीट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, यानी जो सिग्मा है वो लेस देन है 0 से, सरफेस चार्ज डेंसिटी, द फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट, यानी जो फील्ड होगा वो किधर होगा, सीट की तरफ होगा। तो याद रखना, पॉजिटिवली चार्ज है तो अवे, नेगेटिवली चार्ज है तो टुवर्ड्स द सीट। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो मेरे भाई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वैसे मोस्टली टॉपिक्स मेरे चैनल पर हो चुके हैं, आई थिंक ये 1 या 2 टॉपिक बचे हुए हैं, यानी चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। एक बार आप प्लेलिस्ट में जाकर देखना, आपको 25-26 वीडियो मिलेंगी इस चैप्टर की, 1 बाय 1 सीक्वेंस में देखते जाओ, आपको पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।